मैंने तो शुरू में ही कहा था भाई कि चर्चिल ब्रदर्स चैंपियन नहीं है भले आप कहो फील्ड रूल वगैरह जो भी कहो भाई रूल्स क्यों होते हैं बस। हुँ। अगर आपको रूल्स पे नहीं चलना है तो रूल्स बनाओ ही नहीं। कोई भी कितने ही प्लेयर उतार सकता है। कोई सस्पेंशन नहीं होगा, कोई रेड कार्ड का मतलब नहीं होगा, कोई येलो कार्ड का मतलब नहीं होगा। रूल्स बनाओ ही नहीं, फिर खेलो और फिर कहो कि हम लोग जीत गए। चर्चिल ब्रदर्स ऐसा नहीं किए क्या? चेक करिएगा चर्चिल ब्रदर्स इन्हीं रूल्स का यूज़ करके रेलीगेट होने से बची है। तब कहा था फील्ड पे खेलना और कोर्ट में खेलना। यहाँ पे देखा जाए तो आपके 3 लोग एक्सपोज़ हुए हैं। एआईएफएफ एक्सपोज़ हुई है, चर्चिल ब्रदर्स उसके ओनर्स एक्सपोज़ हुए हैं और आपके सो कॉल्ड मसीहा स्कूटर में एक्सपोज़ हो गए। जो कि देखा जाए तो जगह-जगह जाके चर्चिल ब्रदर्स के लॉयर बने हुए थे और जगह-जगह लाइव में जाके कह रहे थे कि भाई क्यों गलत है, क्यों इंटरकासी गलत है, क्यों चर्चिल ब्रदर्स सही है। क्या हुआ भाई? खत्म, इंटरकासी तो जीत गई। अब ये क्वेश्चन उठता है ना कि क्या इंटरकाशी आईएसएल में आ रही है? या फिर कहा जाए क्या इंटरकाशी आई लीग चैंपियन बन गई है? ऐसा नहीं है भाई। ऐसा क्यों नहीं है? इंटरकाशी का एक और केस है भाई। उस केस के बारे में ही बात करेंगे, इस केस के बारे में ही बात करेंगे और थोड़ा-सा भाई इंटरकाशी का एक ट्रांसफर अपडेट भी आया है, इसके बारे में हम लोग बात करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए अगर इस केस के बारे में बात किया है तो भाई शुरू से मैं बताता हूँ कि नामधारी ने एक गलती कर नामधारी ने एक गलती ये कर दी कि उन्होंने एक सस्पेंडेड प्लेयर को खिला लिया एक मैच में। भले ही वो मैच जीत गई हो नामधारी, लेकिन रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो आपने सस्पेंडेड प्लेयर को खिलाया है तो इसका मतलब ये है कि आप वो 3 पॉइंट हारोगे और इंटरकाशी को वो 3 पॉइंट मिल गई, इंटरकाशी आगे चली गई। अब आप इसमें कुछ भी बोलो, कैसे भी गई हो, भले ना जीती हो। मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल भी दिया था पहले, मुंबई सिटी एफसी और जमशेदपुर एफसी का मैच चल रहा था। जमशेदपुर एफसी ने वो मैच ड्रॉ कर लिया था, लेकिन जमशेदपुर एफसी ने एक गलती कर दी। उन्होंने इनएलिजिबल प्लेयर को मतलब कि जो प्लेयर एलिजिबल नहीं था, उसको खिला दिया। वहाँ पे थोड़ा अलग सिनेरियो था, लेकिन उन्होंने एक गलत प्लेयर को डाल दी। मुंबई सिटी एफसी ने उसका फ़ायदा उठाया, 3 पॉइंट लिए और तुरंत सीड रेस में आ गई। उस सीज़न मुंबई सिटी एफसी सीरीज़ जीत नहीं पाई आखिरी मैच में जाके, लेकिन अगर वो जीत जाती तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि आप कहते कि मुंबई सिटी एफसी आपकी अ, केस की वजह से जीत गई या किसी और चीज़ की वजह से जीत गई। मुंबई सिटी एफसी ने रूल्स को फ़ॉलो किया और रूल्स के फ़ॉलो करके वो अपने रिज़ल्ट्स लेके आई है, तब जाके वो जीती है। इसमें ये कहना कि इंटरकाशी आपकी गलत तरीके से जीती है, ये पता नहीं कौन-सा लॉजिक है। रूल्स को अगर आप फ़ॉलो नहीं कर रहे हो, तो रूल्स हटा दो। वो अब आई लीग स्टार्ट होने वाला कह रहे हो कोई रूल नहीं होगा। सारे प्लेयर खेल सकते हैं, जितने प्लेयर खेल सकते हैं, 12 प्लेयर खेल सकते हैं, रेड कार्ड हटाओ, येलो कार्ड हटाओ, सब कुछ हटा दो। खेल लो भाई, गली फुटबॉल। यहाँ पे भाई देखा जाए तो सीएस ने वर्डिक्ट सुना दिया और इंटरकाशी की फ़ेवर में गया। और देखा जाए तो सीएस का जो कॉस्ट है, वो भी बाँटा गया है। उसमें देखा जाए तो एआई को तगड़ा झटका लगा है भाई एआई कप के। लगभग 20 लाख के आस-पास उनको देना पड़ेगा। हुँ। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है वो 45 लाख है, जिसमें 40% देगी एआईएफएफ लगभग 17 से 18 लाख, 20% देगी नामधारी इंटरकाशी और चर्चिल पेरस लगभग 9 लाख के आस-पास इन तीनों में पड़ा है। इसके अलावा देखा जाए तो इंटरकाशी को पैसा भी मिलेगा। इंटरकाशी को जो पैसा मिलेगा वो लगभग सवा 2 लाख के आस-पास होगा जो एआईएफएफ, चर्चिल ब्रदर्स और नामधारी तीनों देगी। यहाँ तो अब देखा जाए तो यहाँ पे एक केस तो जीत चुकी है भैया। मेरा जैसे कि आप पोस्ट देखे होंगे, मैं उसमें बोला था कि ये फर्स्ट विन है और इसलिए बोला था क्योंकि भाई एक और केस है। जब ये केस सीएस में चला गया ना, तब इन लोगों को लगा कि भाई एक और केस खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि सीएस वाला डिसीजन सबको पता है क्या होने वाला है क्योंकि रूल्स के हिसाब से रूल्स में साफ-साफ लिखा हुआ है। एआईएफएफ के ही रूल में लिखा है मैं आपको बता दूँ कि क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड में चेक करना कि प्लेयर एलिजिबल है कि नहीं है। नामधारी ने नहीं किया। आपने बहाना बनाया कि नामधारी ने किसी कमिश्नर से पूछा, मैच कमिश्नर से पूछा और वो बहुत ही अच्छा सोच के कर रहे थे, उनसे गलती हो गई, चलो नामधारी का पॉइंट डिडक्शन नहीं किया जाए, इंटरकाशी का पॉइंट काट के नामधारी को देगी। वो बहाना आपका नहीं चला। यहाँ पे आप एक्सपोज़ ही हो एआई का
एक्सपोज़ हुई है, चर्चिल ब्रदर्स एक्सपोज़ हुई है और आपके सो कॉल्ड मसीहा एक्सपोज़ हुई है। हुँ, पूरी तरीके से एक्सपोज़ हुई। जो दूसरा केस है ना, वो है आपका कि मारियो बारको को गलत तरीके से देखा है तो रजिस्टर किए यहाँ पे इंटरकासी। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर मैं शुरू से बताऊँ तो देखिए मारियो बारको स्टार्टिंग में टीम का हिस्सा थे, ठीक? आपके हुआ क्या है कि स्टार्टिंग में वो इंजर्ड थे। और उसकी वजह से देखा है तो इंटरकाशी थोड़ा मुश्किल में फँस रही थी फिनिशिंग करने में। फिर किसी तरीके से वो वापसी किए, तो इंटरकाशी वेट कर ली। लेकिन जैसे ही वो वापसी किए शायद 1 या 2 मैच में ही वो फिर से इंजर्ड हो गए। और फिर हुआ कि 1 डेढ़ महीने के बाद लगभग जनवरी के बाद आपकी देखा है तो मारियो बारको अवेलेबल हो गई। तो फिर भाई इंटरकाशी ने कहा कि भाई सेंटर फॉरवर्ड के बिना तो काम नहीं चला क्योंकि इकलौते सेंटर फॉरवर्ड थे डोमी बेरलंगा करके एक और प्लेयर थे जो कि इनिशियली एक विंगर थे, सेंटर फॉरवर्ड खेल ले रहे थे मेक्सिट लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने एक सेंटर फॉरवर्ड साइन कर लिया बोबोविच। हुँ, और मारियो बारको को वो लोग डीरेजिस्टर कर दिए। उसके बाद से फिर क्या किया उन्होंने जूलियन पेरेस करके उनके एक मिडफ़ील्डर है, ओके देखा जाए तो ना ज इंटरकाशी है, उसका जो फॉरेन स्क्वाड था वो भाई देखा जा रहा तो एक तरीके से क्या कहा जा सकता है अनबैलेंस था। बैलेंस नहीं था। तो उन्होंने जूलियन पेरेस को क्या किया रिलीज़ कर दिया और नए प्लेयर को साइन करने की जगह पे वो सोचे कि अगर मारियो बारको को ला सकते तो ला दे रहे उन्हीं को। हाँ, हम लोग 2 सेंटर फॉरवर्ड्स के साथ खेल लेंगे। तो उन्होंने भाई देखिए एआईएफएफ की लीग कमेटी उसमें वो गए और उसमें जाके उन्होंने अपील किया कि क्या मारियो बारको को वो खिला सकते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, आप खिला सकते हैं। तो फिर 18 फरवरी मेरे ख्याल से डेट है, तब से मारियो बारको आपके इंटरकाशी में फिर से खेलने लगे और उनको री-रजिस्टर कर दिए गए। बाद में जाके देखा जाए जब लीग वगैरह सब खत्म हो गया और ये वाला जो मैटर था लग रहा था कि हल्का पड़ सकता है इंटरकाशी के अगेंस्ट तो फिर रूल्स को तोड़-मरोड़ करके एक और देखा जाए तो हुआ खड़ा किया गया है। हाँ, जो कि ये केस थी। हुँ, इसमें ये कहा गया कि मारियो बारको को री-रजिस्टर नहीं किया जा सकता और एआईएफएफ ने अपनी ही एआईएफएफ की ही लीग कमेटी के अगेंस्ट देखा जाए तो वर्डिक्ट सुना दिया है। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन उठते हैं। हुँ, क्या एआईएफएफ की जो लीग कमिटी थी वो गलत डिसीजन ली थी? अगर वो गलत डिसीजन ली है, तो उसमें गलती किसकी है? लीग कमिटी की कि इंटरकाशी की? और अगर वो सही डिसीजन ली थी, तब तो इंटरकाशी सही है। तो दोनों तरीके से देखा है तो इंटरकाशी नहीं फँसती है भाई। अब सीएस इसको किस तरीके से देखता है, कौन-सा रूल वहाँ में अप्लाई करता है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सीधी-सी जो मुझे दिख रहा है कि इंटरकाशी यहाँ नहीं फँसती है। हुँ। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कहोगे कि वहाँ पर भी देखा जाए तो गलती थी नामधारी वाले केस में कि जो मैच कमिश्नर था वो भी नामधारी को इन्फॉर्म नहीं किया कि आपका प्लेयर एलिजिबल नहीं है। तो वहाँ पे भाई साफ-साफ रूल था कि जो क्लब है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है, कि यहाँ पे क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, देखना है कि भाई इस केस का आगे चल के क्या होता है सीएस में। अगर अगर ये केस इंटरकाशी जीतती है, तो इंटरकाशी रहेगी आपकी चैंपियन और वो जाएगी आपके आईएसएल में। बट ये देखना है कि कभी इतना लेट ना हो जाए कि भाई यहाँ पे जीतने के बाद भी आईएसएल उनको प्रमोट करके ले ना। क्योंकि अगर ये आईएसएल स्टार्ट करते-करते अगर डिसीजन आया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती। तो जल्द से जल्द ये डिसीजन आना चाहिए, पता चले भाई कि कौन जीता है आई लीग और कौन प्रमोट होके आने वाला है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, हम लोग कहते हैं भाई कि कई लेजेंडरी क्लब्स है, चेल्सी ब्रदर्स यार बहुत पुरानी क्लब इंडियन फुटबॉल में बहुत पहले से काम कर रहे हैं। लेकिन क्या उनको एक ऐसा स्टेप उठाना चाहिए था, जो सीएस वाला है ना, वो को एक्सपोज़ किया अच्छी तरीके से। उसके अलावा जाके सो कॉल्ड मसीहा बनते हैं, उसको तो मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ सबसे बड़ा फ्रॉड कोई है इंडियन फुटबॉल में तो वही है। और सीएस यहाँ पे एक्सपोज़ उसको भी किया और एआईएफएफ को तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कैसी। तो यार ऐसे-ऐसे लोग भी जाके देखा जाए जो कि देखा जाए तो इंडियन फुटबॉल की अच्छा करना चाहिए उनको, बेटर करना चाहिए, वो लोग और खराब कर रहे हैं। आज इनकी वजह से देखा जाए तो हम लोग को पता नहीं कि हम लोग का आई लीग चैंपियन कौन है और एआईएफएफ की तो बात ही छोड़ दीजिए बस। एआईएफएफ से घटिया कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। कितने घटिया तरीके से आई लीग को मैनेज कर रहे हैं, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है उसका। और लोग कहते हैं कि एआईएफएफ को मैनेज करना चाहिए, पता नहीं कौन से दिमाग से सोचते हुए।
एआईएफएफ मैनेज करेंगे ना तो ये आपको हर सीज़न देखने को मिलेगा। क्या आप रेडी हो ऐसे फ्रस्ट्रेशन के लिए? जी, मैं तो नहीं रेडी हूँ भाई, इसीलिए मैं अगेंस्ट हूँ भाई एआईएफएफ की। अब देखते हैं क्या होता है इंटरकाशी के साथ। अब आते हैं इंटरकाशी के जो ट्रांसफर अपडेट आया उस पे। इंटरकाशी एक छोटा-सा ट्रांसफर अपडेट आया है। डिजियालन बोमलोई करके एक प्लेयर है भाई आपके राजस्थान यूनाइटेड के थे। उनको इंटरकाशी 5 ईयर डील पे साइन किया मिडफील्डर है, मैं 20 साल का प्लेयर है भाई से। और वो अभी लास्ट सीज़न आई में एक भी मैच नहीं खेले थे और उनका कोई रिकॉर्ड वगैरह मिल नहीं रहा है, ना ही मुझे उनको देखने मैं उनको देखा हूँ खेलते हुए, इसीलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। लेकिन अपडेट ये है कि इंटरकाशी को 5 ईयर डील पे साइन कर लिए। और मैं एक सजेशन देना चाहूँगा इंटरकाशी को, तो मैं मानता हूँ भाई कि बड़े-बड़े प्लेयर्स को आप साइन नहीं कर पा रहे हो। बिजोई भी और इडमुल जैसे 2 आपके मेन प्लेयर्स जा चुके हैं। लेकिन अब भाई अब आपको वर्क करना पड़ेगा टीम पे। अगर आप सीएस के इंतज़ार में रहोगे कि हम लोग को आईएसएल के लिए टीम बनाना है कि आई लीग के लिए टीम बनाना है, ये पता चल जाए तो हम लोग वर्क करेंगे, तो भाई फँस जाओगे। मैं कहूँगा कि कम से कम मैं मानता हूँ बड़ी साइनिंग आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि कई प्लेयर्स रहेंगे वो ये सोच के आए कि क्या हमको आईएसएल में खेलने का मौका मिलेगा, मैं मानता हूँ। लेकिन आप लोग जो छोटी-छोटी साइनिंग्स हैं, जो यंग प्लेयर्स की साइनिंग है, उसको तो आप कर सकते हो ना। जैसे कि देखा जाए तो अभी-अभी सुनने में आ रहा है कि मोहन बगान की कई रिजर्व टीम के जो प्लेयर्स हैं, वो रिलीज़ हो रहे हैं। उसमें 2-3 प्लेयर्स बहुत अच्छे-अच्छे हैं। एक शिवाजी जो कि एक डिफेंसिव मिडफील्डर है और डिफेंसिव मिडफील्ड की आपको ज़रूरत भी है। टाइसन एक राइट विंगर है, लेफ्ट फुटेड राइट विंगर है, जो लेफ्ट विंग अटैकिंग मिडफील्ड पोज़ीशन पे भी खेल सकते हैं। रवि राणा एक देखा जाए तो मॉडर्न डे फुल बैक है। अटैक में आते हैं, डिफेंसिव भी थोड़ा वीक है, लेकिन क्रॉसिंग वगैरह बहुत अच्छा करते हैं और विंग पे भी खेलते हैं। तो ऐसे कुछ यंग प्लेयर्स की साइनिंग या फिर जो अभी सैप खेलने गए थे, उसमें से कुछ यंग प्लेयर्स की साइनिंग क्लासिक पे वगैरह से आप कर सकते हो भाई। जी, तो मैं तो कहूँगा कि भाई छोटी-छोटी साइनिंग्स करिए, क्योंकि नारायण दास और सार्थक गुडुई के साथ आप कितना दिन खेलिएगा भाई, अरिंदम भट्टाचार्य के साथ। साइडलाइन तो करना पड़ेगा ना, आपको पाइपलाइन एक बनाना पड़ेगा प्लेयर्स का। तो मेरा तो भाई सजेशन ये है कि कम से कम जो छोटी-छोटी साइनिंग्स है, बैकअप साइनिंग्स है, यंग प्लेयर्स की साइनिंग्स है, वो करिए, जिससे कि धीमे-धीमे आपका एक स्क्वाड अच्छा खासा रहे। भाई एक यंग प्लेयर्स का भी स्क्वाड अगर आप लेके आईएसएल में खेलते हो, तो भाई आपके लिए अच्छा ही होगा ना कि वो यंग प्लेयर्स में से अगर 10-12 यंग प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसमें से 2-3 अच्छे प्लेयर निकल जाएँगे, तो ये बेस बनेगा आपका। तो मेरा तो यही सजेशन है कि कम से कम छोटी-छोटी साइनिंग्स स्टार्ट करिए ब तो अब देखते हैं इंटरकाशी कैसा करती है आगे चल के, और सीएस में जो उनका जो दूसरा केस है, उसका डिसीजन कैसा था? आपके थॉट्स क्या है? हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर व्लॉग को पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।